तो हम लोग को देखना है आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि करंट क्या होता है, करंट कैसे कंस्टिट्यूट होता है। तो देखिए क्या बोला जाता है कि करंट का जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि द रेट ऑफ क्या, कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द वो है ग्लाइकोजन of n of a मतलब इसको पूरा मिनरल में बदल देते हैं। कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड करंट। कि किसी चार्ज को मान लीजिए केमिकली ब्रेक डाउन करके सन से क्या हो रहा है, अगर कोई कंडक्टर है तो अगर मान लो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ चार्ज जाता है डेल्टा टी टाइम में, तो I इक्वल टू कैसे डिफाइन किया जाता है कि कितना चार्ज गया डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा इससे। इसी को इन सर्टेन केसेस रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव से दिखाया जाता है। तो करंट I इक्वल टू जो है वो dq बाई dt ऐसा हो सकता है। तो इसका दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि अगर हम लोगों को टोटल चार्ज निकालना हो कि कितना सप्लाई हुआ होगा, तो टोटल चार्ज dq का जो वैल्यू होना चाहिए वो किसके बराबर, तो I dt के बराबर होना चाहिए। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट अगर करें तो टोटल चार्ज सप्लाई किसी सर्किट में अगर करंट का इक्वेशन दिया हो तो I dt के बराबर होना चाहिए। या इसी को दूसरा तरीका भी हम लोग जानते हैं कि एरिया अंडर क्या होना चाहिए, कि जहां कहीं इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर ग्राफ। तो एरिया अंडर क्या होना चाहिए, एरिया अंडर IT ग्राफ, ये ऐसा होना चाहिए कि Q का मतलब क्या है, Q का मतलब है आपका एरिया अंडर IT ग्राफ। तो ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट है जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके आधार पे चलिए क्वेश्चन लिखते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि इफ द करेंट इन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टाइम t एज, कि टाइम t पे करंट कैसे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम t एज I इक्वल टू 2t, देन द वैल्यू ऑफ द चार्ज ट्रांसफर्ड टू द सर्किट इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। देखिए तो यहां पे हम लोगों को बताना है, तो अगर हम लोगों को क्या पता है कि करंट का वैल्यू I इक्वल टू 2t के बराबर है, तो हम लोग जानते हैं I होता किसके बराबर है, तो I होता है dq बाई dt के बराबर। तो कहीं से भी अगर dq निकालना हो तो dq इक्वल टू क्या होना चाहिए, I dt के बराबर ऐसा होना चाहिए। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल चार्ज जो सप्लाई हुआ होगा वो I इंटू dt का इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो टोटल चार्ज जो यहाँ पे सप्लाई हुआ होगा Q का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो dt इसके बराबर। कितना देर में बोला है, तो पहला 5 सेकंड में। तो इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां जाना चाहिए कि 0 से 5 तक 5 सेकंड में चार्ज बताना है। यहाँ पे देखिए 2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, t dt का इंटीग्रेशन होता है t² बाई 2, टाइम कहां से कहां, तो इसका नाम बराबर यहां से देखिए कि t² ये 2 कट गया, 0 से 5। तो इस सर्किट में कितना, तो 5 सेकंड में 25 का क्या गया होगा, जो है सर्किट में इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या है, सर्किट में इस कंडक्टर के अक्रॉस इतना का चार्ज गया होगा, ये इसका मतलब हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि
if the charge flowing through a circuit depends on time t as q equal to t square plus 2t plus 1, then the value of current in the सर्किट कि सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ करंट जो होना चाहिए सर्किट में, तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या, I बोला गया है dq बाई dt, इसके बराबर होना चाहिए कि I इक्वल टू dq बाई dt ऐसा होता है। तो अगर I इक्वल टू dq बाई dt इसके बराबर होना चाहिए, तो यहां से देखिए हम लोगों को Q का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो Q का एक्सप्रेशन एट टाइम पूछा गया है, किस समय, 1 सेकेंड पे बताना है करंट का वैल्यू। अब अगर यहाँ पे dq बाई dt करेंगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आया प्लस 2, इसके बराबर कब का करंट पूछा गया है। तो करंट जो है सर्किट में टाइम पे अगर ऐसे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम इक्वल टू जब 1 सेकेंड हो रहा है तो करंट का वैल्यू होना चाहिए 2 इंटू 1 प्लस 2, इसके बराबर करंट का वैल्यू देखिए किसके बराबर, करंट का वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 एम्पियर के बराबर इतना वैल्यू होना चाहिए। तो करंट जो है इस सर्किट में वो कितना के बराबर है, तो करंट जो है इस सर्किट में वो 4 एम्पियर के बराबर है और इसका वैल्यू इतना के बराबर होना चाहिए। अगर आपको चार्ज का एक्सप्रेशन करंट ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अगला जो बात हम लोगों को पढ़ना है, तो वो बोला जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, कि मान लीजिए किसी कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करता है और कैसे फ्लो करता है, इसका मैकेनिज्म को हम लोगों को अगर समझना है, तो मान लीजिए अगर इस शेप का ऐसा कोई कंडक्टर है, कि ये इस शेप का ऐसा कोई कंडक्टर है इस तरीके का, तो यहां पे देखिए अगर ऐसा कोई कंडक्टर है इस शेप का, तो यहां पे देखिए जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कैसा है, वो इस तरीके का है। अब यहां पे मान लीजिए ये बैटरी जो है वो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी ऐसा काम कर रहा है। अब देखिए जो आप मान लीजिए नॉर्मली जो कंडक्टर होता है, तो नॉर्मली जो कंडक्टर है देखो वहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके साथ क्या दिक्कत है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है, कि इनके अंदर कोई ऐसा मोटिवेशन बना है उसको हम बोलेंगे सेम डायरेक्शन, वो याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो इनका स्पीड होता है वो 0 के होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, तो इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके पास एक मोटिवेशन आ गया इस तरीके का, इनके पास एक मोटिवेशन आ गया। अगर मान लो इस कंडक्टर के डायमेंशंस देखें, तो डायमेंशंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है कि इसका लेंथ क्या है, किसके बराबर है। तो देखिए हम लोग जानते हैं अपना डेफिनेशन से कि जो इसके पास स्पीड है वो 0 के बराबर है, कि कहीं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो V डिवाइडेड बाई L इसके बराबर होता है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो यहां पे देखिएगा तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन को देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रिक के कारण एक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है
तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज ऑलवेज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड। तो यहां पे देखिए तो लगने वाले फोर्स की वजह से F इक्वल टू किसके बराबर, तो E इंटू इसके बराबर लगने वाले फोर्स के वजह से आपका क्या होगा, इतना का इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। तो जब ये फोर्स लगेगा तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ मास है, तो फोर्स इक्वल टू ma होता है। तो ये ma का वैल्यू E डिवाइडेड बाई ये E के बराबर पहले हुआ। अब यहां से अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर, तो E डिवाइडेड बाई m इसके बराबर। कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा और इस फोर्स के वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू किसके बराबर, तो जो एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू E डिवाइडेड बाई m इसके बराबर। जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का रिश्ता पोटेंशियल के साथ। अब देखो इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ना शुरू होगा, लेकिन क्या होता है कि यहां एक और इलेक्ट्रॉन पहले से बैठा है और ये इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा तो यहां पे कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन होने के बाद फिर से स्पीड 0 हुआ, फिर से उसको एक्सेलरेशन मिला, फिर आगे गया, फिर टकरा गया। कि मान लीजिए एक गाड़ी है, कंटिन्यूअसली अगर ये गाड़ी आगे बढ़ते जाएगा तो इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां से यहां आया तो थोड़ा स्पीड बढ़ा, टक्कर हो गया, स्पीड 0 हो गया। यहां से यहां आया, थोड़ा स्पीड बढ़ा, टक्कर हो गया, स्पीड 0 हो गया। तो इसी टाइम को बोला जाता है टाउ। टाउ का मतलब होता है क्या, टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। कि रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब हुआ टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन जो है उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। कि रिलैक्सेशन टाइम जो है उसका वैल्यू इतना के बराबर टाउ का होना चाहिए। तो पहला बात क्या है कि पहले फ्री इलेक्ट्रॉन के पास कोई मोटिवेशन नहीं था तो वो कम मोशन था। अब फ्री इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स लग रहा है और इस फोर्स लगने की वजह से इसका मोशन जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। और नेचर में एक बात क्या है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किसी न किसी से ये थोड़े देर बाद टकरा जा रहा है। हम लोगों को बताना है कि भाई कितना का स्पीड आ रहा होगा। तो देखो ये E माइनस है तो इसके ऊपर कितना का एक्सेलरेशन अप्लाई किया गया है, तो E डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराए इससे पहले इसको कितना देर ट्रेवल करने दिया जा रहा है, तो T इक्वल टू किसके बराबर, इसको जो ट्रेवल करने दिया जा रहा है हम लोग क्या बोलते हैं टाउ के बराबर। कि T इक्वल टू टाउ है। तो हम लोगों का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो u प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम u प्लस at के बराबर होता है। तो यहां पे जो एक मान लो इसको खींचना शुरू किया फील्ड किसी अन्य से टकराने से पहले, यहां पे देखिए ये वाला तो 0 हो गया था टक्कर के बाद। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, E बाई m इंटू टाउ। ये आपका ड्रिफ्ट स्पीड का पहला रिलेशन है कि ड्रिफ्ट स्पीड इतना के बराबर होना चाहिए कि ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू E बाई m इंटू टाउ इसके बराबर होता है। कि अगर किसी कंडक्टर में आप E का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो E नाम के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रॉन को स्पीड मिलने वाला है वो E इंटू टाउ इसके बराबर। हम लोग जानते हैं चल रहा है तो इसमें अब मियोसिस होगा कि नहीं होगा, मियोसिस होगा। ये 20 E का जो वैल्यू है
वो होना चाहिए यहाँ के रिलेशन के हिसाब से कि ई का वैल्यू होना चाहिए अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड। तो ड्रिफ्ट स्पीड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई बाई एम, ई को हटा देना आप, सॉरी भी को ले आना है ई की जगह। तो यहाँ पे देखिए ई इंटू भी डिवाइडेड बाई एम इंटू एल इंटू, इसको भी हाँ 4 बोल सकते हैं, बराबर क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड आ गया। अब देखो, अब हम लोगों को देखना है क्या कि ड्रिफ्ट स्पीड का ये तो वोल्टेज के साथ रिलेशन है। अब हम लोग एक चीज क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, तो ये कोई कंडक्टर है, तो सबसे पहला जो कौन कितना अच्छा कंडक्टर बनेगा उसमें सबसे पहला योगदान होता है इस टर्म एन का। एन को क्या बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि जिसके पास जितने अच्छे या जितने ज्यादा संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में जैसे मान लीजिए इसका टिपिकल नंबर आप देखेंगे कि n इक्वल टू 2 इंटू 10⁻26 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, ये आपको बताया जाएगा कि इतना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर क्यूब में है। बाकी दो टर्म को जानते ही हैं कि ए क्या होता है, तो एरिया ऑफ कंडक्टर, ये एरिया हो गया एरिया ऑफ कंडक्टर। और दूसरे वाले टर्म को देखिएगा तो यहाँ पे जो दूसरा वाला टर्म होता है वो यहाँ पे अगर करंट आई के बीच में और इसके बीच में रिश्ता देखिएगा तो आई इक्वल टू होता है एन ई इंटू वी डी, कि करंट के बीच में ई तो है ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, तो करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में क्या है, करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में ये आपका रिश्ता है। तो यहाँ पे दो रिलेशंस हमको पता चला, एक तो ड्रिफ्ट स्पीड का और दूसरा करंट का। अब इन दोनों रिलेशंस को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंबाइन किया जा रहा है। तो ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू देखिए कितना के बराबर आया है, तो ड्रिफ्ट स्पीड आपको आया था ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ, इसके बराबर, या दूसरे शब्दों में आपने बोला था बॉडी बनते हैं, हमें पता है, डिवाइडेड बाई एम एल इंटू टाउ, इसके हुआ था। करंट इक्वेशन देखिए कि आई इक्वल टू किसके बराबर, तो एन ए ई इंटू प्रोडक्शन इसके बराबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आई इक्वल टू एन ए ई तक जो था उसको तो छोड़ दिया, उसके बगल में वी डी का वैल्यू लिखा कि ई इंटू वोल्टेज डिवाइडेड बाई एम इंटू एल इंटू टाउ, इसके बराबर। अब आप सोचो, देखो आई इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, तो आई इक्वल टू यहां से हम लोग लिखते हैं कि सबसे पहले किस अलग अलग फैक्टर को अलग कर दीजिए। तो एक फैक्टर तो सबसे पहले क्या है, एक फैक्टर तो सबसे पहले आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो उसको अलग कर दिया गया। उसके बाद अगर सभी लोगों को इकट्ठा कीजिएगा तो ऊपर में एन बचा, ई स्क्वायर बचा और टाउ बचा, ऐसा ऊपर में बच रहा है। नीचे में देखिए तो एम बच गया, ये वाला फैक्टर्स हुआ, और तीसरा फैक्टर जो है वो ए बाई एल ऐसा बच गया। अब इसी को देखिए कैसे लिखा जा रहा है कि आई इक्वल टू ये वाला जो टर्म है एन ई स्क्वायर, अगर आई इक्वल टू के जगह भी इक्वल टू लिखना शुरू करते हैं, चलिए आई के बगल में पहले ऊपर लेके आ जाइए, तो आई इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, कि पहला टर्म है आई इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। दूसरा टर्म क्या हो गया, एल बाई ए इक्वल टू भी, इसके बराबर। तो भी इक्वल टू आई इंटू, देखिए ये जो टर्म बना है एन ई स्क्वायर इंटू रो इंटू किसके बराबर, एल बाई ए। इसी टर्म को एक नया बन जाएगा संजय में, उसी टाइम क्या होगा, मियोसिस होगा। आ गया रेजिस्टेंस, कि हम लोग जानते हैं
कि V इक्वल किसके बराबर होता है, तो I तो ये के बराबर। तो यहां से देखिए जो रजिस्टेंस प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो इसको एक ही टाइम में ना बहुत सारा ऑर्गेनिज्म बनाना होता है। ये तो m इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई का स्क्वायर इंटू टाउ इंटू किसके बराबर, L चारों बराबर। यहाँ पे एक और माइटोसिस कर सकते हैं। डिफाइन कर दिया गया कि यहाँ माइटोसिस भी है ये सब तो प्रॉपर्टी। तो यहाँ से और टर्म को डिफाइन कर दिया गया और उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया रो या रजिस्टिविटी, कि जितने भी मटेरियल प्रॉपर्टी थे टाइम इसी के सबको गिनती करके शूटिंग बॉडी भी कह सकते हैं। रो किसी भी मटेरियल का जिसको रजिस्टिविटी बोला गया वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सबके लिए बराबर, नंबर डेंसिटी, तो ऐसे सेक लाइक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो तो किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि किसी के पास 20 है, किसी के पास 25 है, किसी के पास 50 है, तो फिर से चार्ज देखिए जो बॉडी पेरेंट बॉडी है और टाउ, बॉडी फिर से बना सकता है कि नहीं। तो ये आपका ओवरऑल आया था जो अलग अलग आपके फैक्टर्स थे उनके बीच में। तो इन सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं, देखिए तो क्या क्या बन रहा है। तो इनको अगर एक अच्छा इकट्ठा कीजिएगा तो सबसे पहला बात ये बोला गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मोशन का टेंडेंसी आता है और उनको जो स्पीड मिलता है वो इसके बराबर। इसी को दूसरे शब्दों में है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V बाई ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल कम में ये बढ़ता होगा। अगर दूसरा रिलेशन देखिएगा तो किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट I इक्वल टू क्या होता है, तो NaEVd इसके बराबर ऐसा होता है। तीसरा बात क्या बोला गया, किसी रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो रो L डिवाइडेड बाई A इसके बराबर होता है किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस। साथ साथ फोर्थ बात ये बोला गया कि जो रो खुद होता है वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो m डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर इंटू टाउ इसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये आपका और पांचवा ऑब्वियसली है कूलम्ब्स लॉ जिसमें आप V इक्वल टू IR ऐसा बोलते हैं। तो यही है मैकेनिज्म कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होता है जिसके वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है। उस करंट के फ्लो को विरोध करने का जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली दो चीजों पे। एक तो मटेरियल पे, मटेरियल कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अपना अगर आप सिल्वर को देखिएगा तो सबसे अच्छा जो दुनिया में कंडक्टर है वो सिल्वर है कि उसका रजिस्टिविटी सबसे कम होता है, कि ये जो टर्म है रजिस्टिविटी वो सबसे कम रेजिस्टेंस उसका है। उससे ज्यादा गोल्ड का होगा, कॉपर लाइएगा और ज्यादा होगा। तो ये हम लोगों का मटेरियल का प्रॉपर्टी है। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री का, तो ज्योमेट्री पे डिपेंड है, एरिया डिपेंड करता है और 5 पे डिपेंड। ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी ये आपका मटेरियल का प्रॉपर्टी है। मटेरियल और ज्योमेट्री दो चीजों पे किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चलिए इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेसिक। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ टू वायर्स मेड अप ऑफ सेम material have their length in the ratio 1:2 and their
radius in the ratio of 2:1, then the ratio of the resistance of these two वायर्स कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए इन दोनों वायर्स का, ये हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। कि देखिए सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि ऐसे भाई दो वायर्स है कि ये आपका वायर नंबर 1 है और ये आपका वायर नंबर 2 है। तो दोनों के बारे में जब भी रेजिस्टेंस के दुनिया में ये बोला जाए कि दोनों सेम मटेरियल से बने हैं तो रजिस्टिविटी जो है वो वन ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो रो 1 का वैल्यू रो के बराबर है और रो 2 का वैल्यू देखिए वो भी रो के बराबर है कि मटेरियल तो एटलीस्ट सेम है। अब अगर इसका लेंथ को L1 मानते हैं और इसका लेंथ को L2 मानते हैं तो यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया है कि भाई L1 और L2 का जो रेशियो है वो किसके बराबर है। तो L1 बाई L2 का रेशियो जो है वो बोला गया 1:2 के बराबर है। सिमिलरली अगर अगला स्टेप में देखें तो रेशियो अगर रेडियस 1 का R1 मानते हैं और रेडियस 2 का R2 मानते हैं तो क्वेश्चन में R1 बाई R2 जो दिया है वो 2:1 दिया है। लेकिन देखिए जब हम लोग रेजिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो हमको तो एरिया का जरूरत पड़ेगा। तो एरिया जो है अगर मान लो यही क्रॉस सेक्शन एरिया ही तो निकालना है तो A1 बाई A2 जो होना चाहिए वो पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए। तो पाई से पाई कट गया, R1 बाई R2 का स्क्वायर देखिए किसके बराबर 4/1 इसके बराबर होना चाहिए। अब यहां से हम लोग आगे देखते हैं तो यहां से आगे देखेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 बाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर 2 R1 बाई R2 का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो R1 बाई R2 का अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं तो रो 1 L1 A1 बाई रो 2 L2 A2 ऐसा होना चाहिए। तो यहां से देखिए रो 1 रो 2 तो बराबर ही है, L1 L2 सीधा सीधा है तो L1 L2 ऐसे खड़ा होना चाहिए, A2 को चला जाना चाहिए ऊपर और A1 को आ जाना चाहिए नीचे। तो L1:L2 बोला गया है 1/2 के बराबर। ये रेशियो तो A1:A2 4/1 है तो A2:A1 क्या हो जाएगा, ये भी रिपीट, ये खुद एक दूसरे को रिवर्स कर जाते हैं। अच्छा तो यहां से देखिए R1:R2 इसका जो रेशियो आना चाहिए वो किसके आना चाहिए, R1:R2 जो है वो 1:8 के रेशियो में आना चाहिए कि R1:R2 का रेशियो है वो कितना के बराबर है 1:8 के बराबर है। तो ये आपका सही वैल्यू है और यही आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ is stretched by और ट्रैवल्स मोर खाने के लिए तो नहीं समझ गए। then the new resistance of this wire will become, पहला बोल रहा है N into R, दूसरा बोल रहा है R by N, तीसरा बोल रहा है N स्क्वायर इंटू R, लास्ट बोल रहा है R by N स्क्वायर। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि स्ट्रेच कर दिया गया है किसी वायर को। तो यहां पे देखिए सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि एक वायर है तो वायर में रो 1 पहला वाले का रो के बराबर, ठीक है। दूसरा बात L1 पहला वाले का L के बराबर और एरिया 1 पहला वाले का 1 के बराबर ऐसा दिया हुआ है। और ये भी बोला है
कि पहला वाले का रेजिस्टेंस दैट इज रो एल बाई ए, इसका वैल्यू आर के बराबर है। ये हमने अपने तरफ से माना है कि ऐसा ऐसा तो होता ही होगा, कोई वायर होगा। सॉरी, स्पेशल जो हाइफी है इसका नाम है 4 स्ट्रेच कर दिया गया, तो इस वायर को मल स्ट्रेच के ही लग रहा है। स्ट्रेच करने के बावजूद स्ट्रेच करने से तो नहीं बच जाएगा। रॉड लोहा का इतना बड़ा है, खींच के उसको इतना बड़ा कर दे तो मटेरियल नहीं बदलेगा, तो रो टू का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, वो भी रो के बराबर होना चाहिए। अगर n टाइम से स्ट्रेच कर दिया गया है तो पहले लेंथ के बराबर था, तो पहले लेंथ अगर l के बराबर था तो लेंथ 2 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, n इंटू l के बराबर होना चाहिए। तो L2 भी मिल गया L1 के टर्म में कि पहले का लेंथ। अब A2 पता नहीं चल रहा है कि A2 क्या हुआ होगा। देखिए सोच के भी लगता है कि जो है वो मैंने दिखा दिया था। साम कॉमन एग्जांपल बोला था, म्यूकोर, राइजोपास, रेड मोल को आप स्टार है एलिएगा तो रबर पतला हो जाएगा, कि लंबाई एरिया जो है वो बढ़ जाए। फैक्ट फंजाई, फास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, मल्टी सेलुलर भी है, यूनिसेलुलर भी है। जो मल्टी सेलुलर है उसका एग्जांपल पेनिसिलियम। कांस्टेंट होना चाहिए, तो वॉल्यूम जिसका एरिया अगर आपको पता है तो वॉल्यूम जो होता है और लेंथ आपको पता है L के बराबर, तो वॉल्यूम इक्वल टू A इंटू L इसके बराबर। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो हाइफी है और माइसेलियम है दैट आर ब्रांच जो है वो दूसरे वाले के लिए क्या है A2L2 ऐसा होना चाहिए। तो A1 को आपने A माना है, L1 तो स्मॉल l के बराबर है, दूसरे वाले के A2 को खोज रहे हैं। और अगर n टाइम से स्ट्रेच कर दिया गया है तो दूसरे वाले का क्या हो जाना चाहिए, n इंटू एल ऐसा हो जाना चाहिए। यहां से देखिए l से l कट गया, A2 का वैल्यू जो आया वो A डिवाइडेड बाई n इसके बराबर। तो ये बात तो हम लोग पहले से बोल रहे थे कि लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटना चाहिए, ये प्रैक्टिकलिटी बोलता है। अब देखिए जो फाइनल रेजिस्टेंस R2 है, लिखा था सिर्फ का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, फोर का लिखा था ना, एन नंबर हैप्लॉइड ऐसे गोल, फिर उसके अंदर डॉट डॉट डॉट, जो एक एक सेल है उसको 4 और एस को 4 L2 डिवाइडेड बाई A इसके बराबर होना चाहिए क्या, फाइनल रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू। तो यहां से देखिए रो तो रो ठहरा, तो रो को छोड़ दिया गया। L2 को देखिएगा तो L2 का वैल्यू आपको पता है n इंटू एल के बराबर, और A2 को देखिएगा तो A बाई n के बराबर। देखिए n स्क्वायर बगल में हुआ, रो L बाई A, इसका वैल्यू किसके बराबर, तो R2 आया n स्क्वायर इंटू R इसके। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत बार क्या बोला जाता है, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर n स्ट्रेच कर दिया जाए तो R जो नया होता है वो n स्क्वायर R होता है। तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि डबल कर दिया गया है क्या, स्ट्रेच करके डबल कर दिया गया है लेंथ को, तो इसका मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 2। तो जो नया रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 2 का स्क्वायर इंटू R, तो 4R के बराबर। द लेंथ ट्रिपल ऑफ द लेंथ, ऐसा क्वेश्चन बोले तो सीधे n को ढूंढिए कि कितना टाइम्स किया गया है, और वैल्यू जो होना चाहिए वो n स्क्वायर इंटू R इसके बराबर, ऐसा वैल्यू हम लोगों का यहाँ पे आना चाहिए। तो चलिए